नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जितने भी अपने एडवोकेट्स हैं जो अपना प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी अपने लॉ स्टूडेंट्स हैं जो भी अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी अपने जुडिशरी एस्पिरेंट हैं जो अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तीनों लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहती है, अभी रहने लग गई है कि अब नए कानून आ चुके हैं, अब मेरे को दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी और मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। मैं वकील हूं तो परेशान, मैं लॉ स्टूडेंट हूं तो परेशान, मैं जुडिशरी एस्पिरेंट हूं तो परेशान। तब इस चीज को टैकल करने के लिए मेरे को सीधे शब्दों में सारी बात भी समझ में आ जाए, जो जो एडिशंस करे गए हैं वो भी समझ में आ जाए, और नए कानून के अंदर क्या नई बातें लिखी गई हैं और कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मुझे रेफर करके पढ़ने पड़ेंगे, इसका एक सीधा मेरे को कोई एक इजी सॉल्यूशन बता दे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको नए कानून, पुराने कानून, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कौन से जजमेंट, क्या करना होगा मेरे को अपनी लाइफ के लिए, अपने आप को एक बेहतर नए कानूनों का ज्ञाता बनने के लिए या फिर एक एक्सपर्ट बनने के लिए, और अपने जो भी मेरा गोल है एडवोकेसी का, लॉ की पढ़ाई करने का गोल जो होता है, जुडिशरी एग्जाम्स को क्रैक करने का जो गोल होता है, वो कैसे अचीव कर पाऊंगा, आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा गारंटी के साथ। आप इस वीडियो को पूरा देखना, मैं 100% कह रहा हूं, आप लोगों को दिल से खुशी होगी और दिल से मजा आएगा कि हाँ यार, नए कानून के अंदर जो बातें बोली गई हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी बातें बोली गई हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, यहां पे हम जो है इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूं, ये सेशन पूरा का पूरा कंप्लीट एफआईआर के ऊपर है। क्योंकि सबसे पहले क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें, वो कब अपना कानून जो है पिक्चर में आता है, जब कोई अपराध हो जाता है। अब वो अपराध दो तरह के होते हैं, एक कॉग्निजेबल अपराध और एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध। कॉग्निजेबल अपराध को सीधे अगर जनरल रूल की तरफ मैं बात करूं, जो थोड़े से डेंजरस अपराध होते हैं, मर्डर, रेप के अपराध, महिला के ऊपर कोई सेक्सुअल ऑफेंस का अपराध होता है, तो उसको हम सारे के सारे अपराधों को कॉग्निजेबल अपराध बोलते हैं। नॉन कॉग्निजेबल अपराध होते हैं जो थोड़े लेस डेंजर होते हैं, लेस सीरियस अपराध होते हैं, उनको नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। वहां पे एफआईआर दर्ज होने के लिए कोई मामला दर्ज, वहां पे एफआईआर नहीं दर्ज होती है। इतनी सी बात आ जाती है। अब एक कॉग्निजेबल अपराध होता है, आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि कॉग्निजेबल अपराध जब होता है तो वहां पर पुलिस वाले बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह हमने पढ़ी हुई है कि पुलिस वाले बिना मैजिस्ट्रेट से परमिशन लिए बगैर इन्वेस्टिगेशन अपना करना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन बिना परमिशन से शुरू कर देते हैं। यह पुलिस वाले को पावर मिली होती है, ये हम सभी लोगों को पता होता है। पुराने कानूनों के तहत, सीआरपीसी के तहत यही बातें पड़ी थी। तो क्या यहां पे एफआईआर का जो पूरा का पूरा रोल है, एफआईआर के अंदर जो अपना पूरा का पूरा जो रोल नए कानून के अंदर डाला गया है, बहुत लोग बोल रहे हैं अरे ये ऐड हो गया, वो ऐड हो गया, इतनी सारी बातें ऐड हो गई, ऐसे याद करना पड़ेगा, तो आपको डराया जा रहा है। बट है कुछ भी नहीं, सिंपल सी बातें हैं जो मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। उस कहानी के तहत सारा का सारा आपको जो एफआईआर का टॉपिक है वो चुटकियों में समझ में आ जाएगा। चलो हम ज्यादा देरी न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये एफआईआर नाम का जो ये शब्द है, क्या मुझे कहीं पे डिफाइन करा हुआ है? सीआरपीसी के अंदर डिफाइन करा हुआ है? नहीं करा हुआ। क्या मेरे को अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर डिफाइन करा हुआ है? नहीं करा हुआ। एक बात क्लियर हो गई, यानी अगर मैं एग्जाम देने जाऊंगा या मैं एडवोकेट होऊंगा तो मुझसे कोई पूछेगा कि एफआईआर नाम की चीज कहीं पे डिफाइन है, आप बोलोगे नहीं है, पुराने कानून में भी नहीं है, नए कानून में भी नहीं है। चलो एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब ये एफआईआर अगर मुझे दर्ज करानी है तो मैं कहां पे दर्ज कराता हूं? पुलिस थाने में दर्ज कराता हूं, पुलिस वाले के पास जाके दर्ज कराता हूं, पुलिस वाले के द्वारा दर्ज करी जाती है। ये सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। इसका एक सेक्शन कौन सा होता है सीआरपीसी के अंदर? हमारे को रटा हुआ है 154 सीआरपीसी, इंफॉर्मेशन टू दी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बीएनएसएस, मैं बार बार बीएनएसएस का नाम यूज करूंगा तो इसका मतलब ये होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो बीएनएसएस के अंदर 173 के अंदर एफआईआर दर्ज होती है। अब थोड़ा सा आपको ये याद करना पड़ेगा, 154 173, 154 173, बात खत्म। 154 में सीआरपीसी में एफआईआर और 173 बीएनएसएस में भी एफआईआर है, बात खत्म। अब एफआईआर दर्ज करने के लिए, जैसे कि मान लेते कोई अपराध हो गया और वो अपराध कौन सा नेचर का है? कॉग्निजेबल अपराध है। वो अपराध कौन से नेचर का है? कॉग्निजेबल अपराध है। अब इस केस के अंदर क्या यहां पे हमारे को ध्यान रखने वाली बात है कि अब जो जिस बंदे ने अपराध होते हुए देखा है, या तो वो व्यक्ति या जिसको नॉलेज है कि हाँ यार अपराध कोई ना कोई कॉग्निजेबल अपराध हुआ है, मैं जाकर पुलिस वालों को कंप्लेंट कर देता हूं, ठीक है, या तो वो व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति जिसको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है कि हाँ फला फला जगह पे फला फला अपना कॉग्निजेबल अपराध हुआ है, यानी कि डेंजरस अपराध हुआ है, तो मैं जाता हूं भागे भागे पुलिस वाले के पास पहुंच जाता हूं। अब मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूं, अब पुलिस स्टेशन में मैं पुलिस वालों को सारी की सारी कहानी बताता हूं। पुलिस वालों ने सीधी बात कौन सा अपराध हुआ है, या तो मर्डर का, रेप का, कोई भी सेक्सुअल अपराध हुआ है, XYZ जो भी कॉग्निजेबल कैटेगरी में आते हैं, जो हमारे को शेड्यूल 1 के अंदर बता रखे हैं, वो वाला अपराध हुआ है, तो पुलिस वाले के माइंडसेट क्या क्लिक करेगा कि हाँ यार ये यहाँ पे अपना एफआईआर दर्ज होगी।
तो 154 के तहत यहां पे पुलिस वाले क्या कर दर्ज, पहले चीज देखें क्या कॉग्निजेबल अपराध है। हाँ, इंफॉर्मेशन, बंदे ने जो आया है इंफॉर्मेशन लेके, वो बंदा ओरली दे रहा है, मुंह से बोलते हुए अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, तो मैं अपनी उस बंदे की क्या इंफॉर्मेशन है वो राइटिंग में अपनी नोट डाउन कर लेता हूं, ठीक है। फिर इंफॉर्मेंट को, जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन पुलिस वालों के पास लेकर आता है, उसे एक नाम से पुकारा जाता है कि तुम क्या हो, इंफॉर्मेंट हो। इंफॉर्मेंट का मतलब तुम इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति हो पुलिस वाले को, बात खत्म। तो इंफॉर्मेंट का मैं साइन भी करा लेता हूं, बात खत्म हो जाती है। अब या तो बंदा अपनी लिखित में कंप्लेंट लाया होगा, कोई बात नहीं, मैं उसकी लिखित की कंप्लेंट अपने पास उसको पढ़कर सुना के अपने पास दर्ज करा लेता हूं, उसमें सिग्नेचर इसका भी ले लेता हूं इंफॉर्मेंट का। यहां पे दो बातें हमारे को बता रखी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, जीरो एफआईआर नाम का भी एक कंसेप्ट होता है। जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है कि अपराध हुआ है दिल्ली में, एफआईआर दर्ज कराई जा रही है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के अंदर अपराध, हरियाणा के पुलिस वाले जो होंगे, क्या वो अपना उस अपराध की इन्वेस्टिगेशन जो दिल्ली में हुआ है कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अपना जुरिडिक्शन होता है, अपना अपना एरिया बांटा हुआ होता है ना, कि जैसे कि आप जो है, हम बोलते हैं कि हर जो है इंसान अपने एरिया में शेर होता है, ऐसे ही ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होता है कि आपका जहां जहां तक जुरिडिक्शन बांटा हुआ है वहां तक के लिए आप अपना शेर हो, आप कहीं भी खुले में जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वगैरह वगैरह। ऐसे ही पुलिस वालों के लिए भी अपने एरिया बांटे जाते हैं कि हर पुलिस वाला अपना एरिया के अंदर शेर होता है। इसका मतलब ये आप इस सेंस से समझ सकते हो। तो जब हरियाणा की पुलिस के पास आपने जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है, अब हरियाणा की पुलिस का तो अपना जुरिडिक्शन, हरियाणा का जो भी उनका थाने का जुरिडिक्शन होगा वहीं तक रहेगा, और अपराध कहां हुआ है? दिल्ली में। तो यार हर कोई व्यक्ति अपने एरिया में तो शेर होता है, ऐसी पुलिस वाले भी तो अपने एरिया में शेर होंगे, वो उठ के दिल्ली के अंदर तो छानबीन करने आ नहीं सकेंगे, सीधी सी बात है। तब ऐसे केस में अपराध हुआ दिल्ली में, एफआईआर दर्ज हुई हरियाणा में, तो जो हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। इस एफआईआर का कोई हरियाणा सरकार की नजर में कोई वैल्यू, हरियाणा पुलिस की नजर में कोई वैल्यू नहीं होती। ना तो हरियाणा पुलिस वाले छानबीन नहीं कर सकते, ना तो अरेस्ट कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप सोच रहे होंगे यार ऐसी एफआईआर दर्ज करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि अगर मान लेते हैं दिल्ली के अंदर एफआईआर दर्ज करने के लिए बंदा अवेलेबल नहीं है, इंफॉर्मेंट जा नहीं सकता है, और उसके पास में हरियाणा का कोई पुलिस थाना पड़ रहा है, वो भागा भागा जाके हरियाणा पुलिस को एफआईआर दर्ज करा देता है कि हरियाणा पुलिस आप एटलीस्ट एफआईआर तो दर्ज करो भाई। फिर हरियाणा पुलिस जब एफआईआर दर्ज कर लेती है, फिर हरियाणा पुलिस वालों की, यानी कि पुलिस वालों की नॉर्मलाइज वे में बात करूं, ड्यूटी होती है कि वो जो है वो एफआईआर दर्ज करने के बाद, जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस को, जहां पे अपराध हुआ है वहां के जुरिडिक्शन की दिल्ली पुलिस को क्या कर देंगी? नोटिफाई कर देंगी और एफआईआर की कॉपी भेज देंगी। अब दिल्ली वालों के पास, दिल्ली पुलिस के पास आ गई। अब दिल्ली पुलिस, मैंने क्या कहा था, अपने जुरिडिक्शन में हर कोई शेर होता है, तो दिल्ली पुलिस अब क्या कर सकती है? इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, छानबीन कर सकती है, जो ठीक लगे वो कर सकती है। इसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। बट हमारे पुराने सीआरपीसी के अंदर जीरो एफआईआर नाम का कोई कंसेप्ट होता नहीं था, कि एक्चुअल में लिखित तौर पे होता नहीं था कि किताबी नॉलेज, किताब के अंदर, कानून के अंदर, बैरक के अंदर तो लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रेसिडेंट्स के तौर पे इसको बोला था कि हाँ यार जीरो एफआईआर नाम की चीज होती है, जीरो एफआईआर दर्ज पुलिस वालों को करनी चाहिए, बस इतनी बात बोली हुई थी। बस ये हमारा पुराने कानून के तहत 154 के तहत कहानी हमने समझ ली। अब नए कानून में क्या लिखा है? नए कानून में लिखा है वही सिंपल सी बात, मैं जाऊंगा पुलिस वाले के पास, बताऊंगा अपनी कहानी, कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले अपना दिमाग लगाएं, क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है? हाँ है। अब मैं एज अ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो मैं क्या हुआ? इंफॉर्मेंट हुआ। तो इंफॉर्मेंट जो है वो क्या ओरली दे रहा है, मुंह से बोलते हुए दे रहा है, चलो ठीक है, मैं जो है पुलिस वाले क्या करेंगे? लिखित में मेरी दी गई इंफॉर्मेशन को लिखित में उतार लेंगे, फिर मेरे से साइन भी करा लेंगे, बात खत्म हो जाती है, और मेरे को पढ़कर भी सुनाएंगे। और अगर मैं लिखित में लेके जा रहा हूं तो बढ़िया है भाई, ठीक है। अब यहां पे तीसरी बात एक जोड़ दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए भी एफआईआर दर्ज करी जा सकती है। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट यहां पे ये डाला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जब पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कुछ भी हो सकता है, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, फोन मिलाकर कि हाँ जी पुलिस साहब, ऑफिसर, यहां पे एक अपराध हुआ है, जल्दी आ जाइए, यहां पे एक मर्डर हुआ है, जल्दी आ जाइए। तो पहले एक ये डाउट रहता था कि टेलीफोन से जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो क्या वो, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी, क्या वैल्यू रहेगी। तो पहले भी हमारे प्रेसिडेंट्स थे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जजमेंट्स में ये बोला हुआ है, टेलीफोन पे अगर एफआईआर दर्ज कराई जाती है, टेलीफोन करके पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है कि जल्दी आइए, जल्दी आइए, यहां पे अपराध हुआ है, और वो सारी की सारी डिटेल्स दी जाती हैं, और साथ में अगर पुलिस वालों को इंफॉर्मेंट के बारे में वेरिफिकेशन हो जाती है कि हाँ इंफॉर्मेंट का नाम क्या है, इंफॉर्मेंट की उम्र क्या है, इंफॉर्मेंट रहता कहां है, और जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट के द्वारा कॉग्निजेबल अपराध के लिए दी जा रही है तो क्या वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ये सारी बातें जब अपनी क्लैरिफाई हो जाती थी तब बोला जाता था कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी बहुत केसेस में बात बोली गई है कि टेलीफोनिक
के जरिए जो एफआईआर दर्ज कराई जा रही है वो वैलिड एफआईआर होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको नॉर्मल एफआईआर की तरह ट्रीट करा जाएगा। शर्त क्या है कि पहले अपना इन्फॉर्मेंट की जांच पड़ताल करो, छानबीन करो कि हाँ भाई जेन्युइन बंदा है या नहीं है। अब यहां पे जब जेन्युइन बंदा है या नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति है जेन्युइन है या नहीं है, उसके लिए नए कानून में बस एक टाइम लिमिट जोड़ दी कि 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस वाले ये छानबीन करेंगे कि हाँ जो पुलिस वालों को टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का इस्तेमाल करके जो इंफॉर्मेशन मिली है कि हाँ एफआईआर दर्ज हुई है, तो 3 दिन के अंदर पहले छानबीन करेंगे कि हाँ एक्चुअल में इन्फॉर्मेंट कौन था और जो इन्फॉर्मेंट जो बंदे ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। जैसे आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे आजकल ट्रेंड चल जाता है कि लोग अपना वीडियो बना लेते हैं कि देखो यहाँ पे ये अपराध हो रहा है या फिर यहाँ पे अपराध हुआ है और यहाँ पे यहाँ के जो पुलिस वाले हैं जुरिडिक्शन में, पुलिस वालों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे एक अपराध हुआ है, पुलिस वालों को एक्शन लेना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो बनाई जा रही है, सोशल मीडिया पे डाली जा रही है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया, पुलिस वालों तक जैसे टैग कर दिया पुलिस वालों को, डिपार्टमेंट को, उस एरिया के डिपार्टमेंट को, ठीक है, तो पुलिस वालों तक ये वीडियो पहुंची। अब पुलिस वालों के पास जब वीडियो पहुंची है तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन पहुंची है अभी कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो 3 दिन के अंदर अंदर यहां पे एक जिम्मेदारी पुलिस वालों की बना दी है कि 3 दिन के अंदर अंदर आप छानबीन करोगे इन्फॉर्मेंट कौन है जिसने ये वीडियो बनाई है, और जो ये इंफॉर्मेशन वीडियो के अंदर बताई जा रही है या फिर फोन के अंदर या ईमेल के जरिए XYZ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जो ये वीडियो बताई जा रही है कि क्या ये जेन्युइन वीडियो है या नहीं है, फेक तो नहीं है, अपराध हुआ नहीं है लेकिन वो इंप्रोवाइज करके वीडियो तो नहीं बना रखी, एडिट करके तो वीडियो नहीं बना रखी, ये सारी चीजें 3 दिन का यहां पे टाइम लिमिट लगा दी गई है कि 3 दिन के अंदर भैया ये छानबीन करो। अब बताइए, बस बाकी जीरो एफआईआर का कंसेप्ट जो मैंने आपको इतनी अभी एक्सप्लेन करा वो बात अपने इसके अंदर बोल दी गई है कि अगर अपराध कहीं और हुआ, एफआईआर दर्ज कहीं और दर्ज कराई जा रही है, तो क्या पुलिस वाले जो दूसरे एरिया के हैं, भारी जुरिडिक्शन के हैं, तो वो एफआईआर दर्ज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बस ये बात एक लाइन यहां पे जोड़ दी गई है और कुछ नहीं ऐड करा और कुछ जरूरी भी नहीं था। जो रेलेवेंट बातें थी वो यहां सारी की सारी नए कानून के अंदर बता दी हैं। अभी तक हमने क्या समझा, 154 ऑफ द सीआरपीसी में जो पुरानी बातें थी वही पुरानी बातें अब भी हैं, बस यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जोड़ दिया गया है जो कि 3 डेज के अंदर अंदर छानबीन करेंगे और ये बात को पक्की करेंगे कि हाँ एफआईआर दर्ज करने वाला केस यहां पे बनता है या नहीं बनता, मतलब अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, बात खत्म हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहां पे आगे चलते हैं। अब जब मान लेते हैं अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, 156 के अंदर सीआरपीसी में पुलिस वालों के पास पावर होती है कि वो पुलिस वाले जो है बिना मैजिस्ट्रेट साहब की परमिशन लिए बगैर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर सकते हैं, बात खत्म। और अगर किसी को लगता है उठा लो इसे, हमें इस पे सस्पेक्ट है, हमें इस पे शक है, इसी ने अपराध किया होगा, उठा के जेल में बंद कर दो, ठीक है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये हमने पढ़ते आ रहे हैं। नए कानून में क्या बात ऐड करी गई है, अब इन्वेस्टिगेशन करने की पावर पुलिस वालों को 156 के अंदर दी गई है, यानी कि 154 में एफआईआर, 2 सेक्शन आगे चलो 156 में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा, बीएनएसएस के अंदर 173 में अपनी एफआईआर दर्ज हो रही है, 2 सेक्शन आगे चलो 175 के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर पुलिस वाले को यहां भी दी गई है, बात खत्म हो जाती है। कुछ ऐड यहां पे नई बात नहीं करी है, बट यहां पे क्या हुआ है, जैसे ही पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन मिली, यानी कि इंफॉर्मेंट के जरिए ओरली, राइटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर पुलिस वालों ने अपना इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब वो पुलिस वाले कहां जाएंगे, भागे भागे डीएसपी साहब के पास जाएंगे, जो अपने एरिया के जो डीएसपी साहब होंगे उनके पास जाएंगे। डीएसपी साहब, आपको पता है हमारे को ना एक बंदा आया हमारे पास, एफआईआर दर्ज कराई है उसने, तो डीएसपी साहब हमें लगता है कि एफआईआर झूठी है, या हमें लगता है कि अभी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो डीएसपी साहब आप बताइए हम क्या करें। तो डीएसपी साहब ऑर्डर करेंगे कि जाओ पहले जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो, जाओ पहले जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो। और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए 14 दिन जोड़ दिए गए हैं कि 14 दिन के अंदर अंदर अपना पुलिस वाले क्या करेंगे, अपना ये पुख्ता अपने आप का संतुष्टि करेंगे कि हाँ यार यहाँ पे एफआईआर दर्ज होने लायक ये केस है या नहीं है। यहाँ पे बोला गया है मर्डर कि इंफॉर्मेशन मिली है कि मर्डर हो गया है, लेकिन मर्डर तो हुआ नहीं है, बस एक बंदे ने किसी को पत्थर मारा था, छोटा सा पत्थर मारा था, उसी को मर्डर बना दिया। तो ऐसे तो पुलिस वालों का आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कानूनी प्रक्रिया का टाइम वेस्ट कर रहे हो, कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मारा तुमने छोटा सा पत्थर है और बना दिया उसे तुमने मर्डर पुलिस वालों के आगे बोल के, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज होती है तो झूठी झूठी बातें भी तो बहुत बोली जाती हैं। मारा था पत्थर, अरे इन्होंने तो हमारे पूरा पहाड़ हमारे को तो पहाड़ से नीचे फेंकने वाले थे, ये ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है ना, ताकि केस स्ट्रांग बनाया जाए और झूठी झूठी बातें बोली जाए कि जब मजिस्ट्रेट साहब के पास केस आएगा जबकि जब देखी जाएगी, हाँ है ना। तो ऐसे लोग ना करें, इसीलिए पहले यहां पे जिम्मेदारी बना दी गई है कि अगर पुलिस वालों को लगता है कि अभी पुख्ता ये केस नहीं है,
जेन्युइन केस नहीं है। तो इसमें पुलिस वाले डीएसपी साहब के पास जाकर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या मांगेंगे, अपना वो मांगेंगे परमिशन। तो जब परमिशन मिल गई तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन 14 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। अब एक और टाइम लिमिट डाल दी, बस 14 दिन, बात खत्म, और ज्यादा कोई टाइम लिमिट नहीं है। 3 दिन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाली है तो 3 दिन के अंदर छानबीन करो कि हाँ भाई एक्चुअल में ये जो वीडियो है, ये व्हाट्सएप मैसेज है, ये फोन है, ये जेन्युइन बंदे के थ्रू आया या फिर ऐसी मजाक तो नहीं कर रहा है कोई हमारे साथ में, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम लिमिट डाल दी है 14 दिन के अंदर अंदर। जैसे कि हमने लैंडमार्क केसेस के बारे में पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केसेस में भी बोला गया, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और भी बहुत सारे रेलेवेंट केस है। 2019 का भी अपना केस आया था, ठीक है। उनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला हुआ है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस वालों आप जो है पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे यहां पे बोल दिया। बट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कितने दिन तक, सालों साल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी क्या, या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बोल लो आप, या इन्वेस्टिगेशन बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो 14 डेज के अंदर अंदर यहां पे पूरी हो जानी चाहिए। अब जब पुलिस वालों को अब कंफर्म हो गया कि हाँ ये जेन्युइन केस है, चलो अब एफआईआर नोट डाउन करो। अब एफआईआर नोट डाउन हो जाएगी, वही यहां पे हमने क्या पढ़ा था 156 के अंदर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट विदाउट परमिशन, विदाउट वारंट, ऐसे यहां पे भी तो दोगे। 173 2 सेक्शन आगे 175 के अंदर हमारा अब पुलिस वाले अपना इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देंगे। जिस मर्जी को मन करेगा अरेस्ट कर लेंगे, जिस मर्जी को मन करेगा छानबीन करने के लिए पूछताछ करेंगे, वगैरह वगैरह। ये तो हम नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर देखते ही देखते हैं। अब आगे चलते हैं, और क्या बात है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर मान लेते हैं कि पुलिस वालों ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी, तो मैं कहां जाऊंगा यार, पुलिस वालों ने मुझे भगा दिया, जाओ यहां से, हम नहीं कर रहे तुम्हारी एफआईआर दर्ज, ना हम तुम्हारी बात सुनेंगे, ना जो तुम रिटर्न में कंप्लेंट लेके आए हो ना हम उसको सुनेंगे, जो तुम ओरली हमारे को बताना चाहते हो ना हम उसको सुनेंगे। और नए वाले कानून के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन मिली है रिगार्डिंग द कॉग्निजेबल ऑफेंस, ना हम उसको देख रहे हैं, ना वीडियो देख रहे हैं, ना व्हाट्सएप मैसेज देख रहे हैं, ना फोन उठा रहे हैं। अब क्या होगा। अब इसके अंदर तो हमारे पुराने कानून में सिंपल सी बात है, 154 क्लॉज 3 के अंदर सीआरपीसी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि पुलिस वाले अगर नहीं एफआईआर दर्ज करते कोई बात नहीं, आप जो है रिटर्न में अपनी सारी दुख की बातें लिखो, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ठीक है, मैं पुलिस वालों के पास गया वगैरह, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी मेरी, वगैरह वगैरह, ठीक है। और बाई पोस्ट आप एसपी साहब को, एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब को आप जो है बाई पोस्ट अपनी कंप्लेंट रिटर्न में डालते हुए उनको सेंड कर दो, काम खत्म हो जाता है। ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, एसपी साहब भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वो भी बहुत एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे हैं और उनके पास भी बहुत जिम्मेदारी वाली काम है, और ये भी एक जिम्मेदारी वाला काम है। बट लार्जली केसेस के अंदर ये देखा जाता है कि एसपी साहब कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अब ये अपना 154 के अंदर आपने कर दिया अपना काम, अपना जो आपने डील करना चाहिए था, ठीक है। अब यहां पे हमारे नए कानून में क्या बोला हुआ है, नए कानून में भी सेम बात बोली है। यहां पे 173 क्लॉज 4 के अंदर ये बात बोली है। यहां पे हम 154 क्लॉज 3 में जाते थे, यहां हम जो है 173 क्लॉज 4 के अंदर जाएंगे, बात खत्म हो जाती है। एफआईआर वाले सेक्शन का आखिरी क्लॉज, यहां पे भी आखिरी क्लॉज था, यहां पे भी आखिरी क्लॉज है, ठीक है, कि आप रिटर्न कंप्लेंट जो है एसपी साहब को देंगे। अब अगर मान लेते हैं एसपी साहब ने मेरी कोई जो मेरी कंप्लेंट मैंने सेंड करी है और उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, अब मेरा दूसरा कदम क्या होता था, मैं मजिस्ट्रेट साहब के पास में 156(3) 156 क्लॉज 3 की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपना लगाता था कि मजिस्ट्रेट साहब देखो पुलिस वाले मेरी एफआईआर दर्ज कर ही नहीं रहे हैं, मैं तो पुलिस वाले के पास गया, पुलिस वाले ने मेरे को भगा दिया। फिर मैं एसपी साहब को रिटर्न कंप्लेंट बाई पोस्ट मैंने सेंड करने गया, मैं वेट करता रह गया, उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, मेरे पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, कोई अपडेट नहीं आई। इसलिए साहब, मजिस्ट्रेट साहब, मैं अब आपके पास आया हूं अपनी फाइनल गुहार लगाने के लिए, अब आप प्लीज कुछ करिए। अब यहां पे देखा गया है हमारे लार्जली पास्ट एक्सपीरियंस के तौर पे कि आजकल, मतलब आजकल क्या, पहले भी लोग जो है एफआईआर दर्ज नहीं कराते थे, पुलिस वाले के पास नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें पता था पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करेंगे ही नहीं। और वो 154(3) की एसपी साहब को बाई पोस्ट कंप्लेंट भी नहीं डालते थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि एसपी साहब भी कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 156(3) की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास लगा देते थे। ये चलन चलता आ रहा था और मैजिस्ट्रेट भी इसको वेरीफाई नहीं करते थे कि क्या तुमने एफआईआर, पुलिस वालों के पास गए एफआईआर दर्ज कराने, क्या तुमने एसपी साहब को कंप्लेंट डाली, ये बिना वेरीफाई करे मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर पास करे जा रहे थे कि पुलिस वालों को कि एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो। तो इस केस में कानूनी प्रक्रिया का ये गलत इस्तेमाल किया जा रहा था और वकील लोग भी अपना इसका थोड़ा सा गलत इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। अब इसके लिए फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट डली, सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल हुए कि देखो मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑर्डर पास करे जा रहे हैं और वकीलों के द्वारा 156(3) डायरेक्टली मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करी जा रही है बिना 154 का कंप्लायंस करे बगैर, ठीक है, उसका कंप्लायंस हो ही नहीं रहा है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ यार ये तो गलत बात है। तो एक लैंडमार्क केस आया प्रियंका श्रीवास्तवा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 के अंदर। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे बोल दिया कि देखो
कोई भी वकील या कोई भी व्यक्ति अगर 156(3) में मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर एफआईआर, देन वहां पे उस व्यक्ति को, उस कंप्लेनेंट को अपनी साथ में एक एफिडेविट और लगाना पड़ेगा। एफिडेविट इस चीज का लगाना पड़ेगा कि साहब मैं मैजिस्ट्रेट के पास जब भी आया हूं, मैं पहले पुलिस वालों के पास गया था, उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी, उसका मैं एफिडेविट आपको दे रहा हूं। मैं फिर एसपी साहब को रिटर्न में कंप्लेंट भी फाइल कर दी है, उसका मैं आपको एफिडेविट दे रहा हूं। ये एफिडेविट ये प्रूफ होता है कि आप दोनों रास्ते अपने अपनाकर आ चुके हो और उसके बाद आप मैजिस्ट्रेट के पास आ रहे हो, और ये एफिडेविट इसी चीज का है। और एफिडेविट आप कोर्ट में दे रहे हो तो इसका मतलब आप झूठ नहीं बोल रहे हो। अगर झूठ आप बोलते हुए या झूठी बात आपकी साबित हुई कि आप पुलिस वाले के पास नहीं गए, एसपी साहब के पास भी नहीं, डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास आप पिटीशन फाइल करने आ गए और एफिडेविट भी लगा दिया, तो ये झूठी बात होगी। तो आपके ऊपर उल्टा मुकदमा आपके ऊपर चलेगा, पर्जरी का मुकदमा हो सकता है कि आप कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश कर रहे हो, झूठे एफिडेविट पेश कर रहे हो, तो ये पर्जरी का आपके ऊपर चार्ज बन सकता है। तो इसीलिए लोगों के मन में डर बनाए रखने के लिए कि ये कोर्ट है, कोई आपके घर का या कोई घर का मामला नहीं है कि जैसे चल रहा है चला रहे हो, तो इसीलिए आप कोर्ट में आ रहे हो तो आपको एफिडेविट यहां पे लगाना पड़ेगा। ये केस प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क केस यहां पे बोल दिया गया। 156(3) एफिडेविट लगाकर ही अपना फाइल होंगी, इसके बिना नहीं होंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में भी यही बात को दोबारा रिएटिएट करा है। रमेश कुमार बंग वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024 सुप्रीम कोर्ट, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, रिएटिएट करा है कि यार कुछ जगह पे तेलंगाना की तरफ प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं किया जा रहा है और करो इसका पालन। बस ये 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात को क्लैरिफाई करा है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक प्रेसिडेंट बनाया, क्या ये नई कानून के अंदर एड ऑन किया? तो इसको मैंने कानून पढ़ा तो इसके अंदर यहां पे साफ लिखा हुआ है, अगर 175 क्लॉज 3 के अंदर, अगर मैं पढ़ता हूं 175 हमारे किसका सेक्शन था, दिमाग लगाओ, 173 तो एफआईआर दर्ज करने का, 2 सेक्शन बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर, और यानी 156(3) इसका लास्ट क्लॉज 173 4, बात खत्म। तो यहां पे एक बात लिख दी गई है कि अगर मान लेते हैं कि एसपी साहब ने भी जो आपने कंप्लेंट लगाई है, एसपी साहब ने भी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, देन जो एग्रीव्ड व्यक्ति होगा, जो दुखी व्यक्ति होगा, जो पीड़ित व्यक्ति होगा, वो मैजिस्ट्रेट के पास अपना एप्लीकेशन लगा सकता है, साथ में एफिडेविट भी लगाएगा, साथ में एफिडेविट भी लगाएगा कि वो पहले पुलिस वाले के पास गया, फिर एसपी साहब के पास गया, कुछ नहीं हुआ, तब वो मैजिस्ट्रेट के पास जा रहा है, इस चीज का एफिडेविट भी लगाएगा। ये बात नए कानून के अंदर ऐड कर दी गई है। अब क्वेश्चन ये आता है, प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 सुप्रीम कोर्ट और रमेश कुमार बंग वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024, ये जजमेंट मुझे याद करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। आपको याद करने की ये जजमेंट जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जजमेंट में जो प्रेसिडेंट बनाया गया था, इस प्रेसिडेंट को अब लेजिस्लेचर ने कानून के अंदर ऐड कर दिया गया है। बात खत्म। तो मेरा थोड़ा सा बर्डन अपना घटा, ये वाला बर्डन मेरे ऊपर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात कि अब मेरे को 156(3) यानी कि 173 4, अगर 173 4 अगर मुझे लगानी है कोर्ट के मैजिस्ट्रेट के आगे, तो मुझे एफिडेविट लगाना पड़ेगा। ये बात कानून के अंदर ऐड कर दी गई। इसका फिर मेरे को जजमेंट कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अब आगे चल के कोई आएंगे वो बात की बात देखेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहीं तक हमारा एफआईआर का टॉपिक था। अब एक छोटी सी बातें और आती हैं, जैसे कि मान लेते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के, अगर मान लेते हैं सेक्सुअल ऑफेंस कोई हुआ, रेप का अपराध अगर कोई होता है, या अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का अपराध होता है, वॉयरिज्म या सेक्सुअल अपराध, महिलाओं के जो अपराध होते हैं वो होते हैं, तो यहां पे एफआईआर दर्ज करना पुलिस वालों की मैंडेटरी ड्यूटी लगा रखी है। पुलिस वाले नो इफ नो बट, कोई चिकचिकबाजी नहीं करेंगे, उनको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। और अगर पुलिस वाले सेक्सुअल ऑफेंसेस में एफआईआर दर्ज करने से मना करते हैं तो अपने आप में यह पनिशेबल ऑफेंस है। जो मैं आईपीसी के अंदर हम कौन सा अपराध पढ़ते थे, 166 कैपिटल ए, और नए कानून के अंदर उसको अपराध बना दिया है 199 भारतीय न्याय संहिता, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BNS के नाम से हम जानते हैं। बात खत्म हो जाती है। तो ये बात को भी आपको याद रखना है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस में अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, देन इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस एज पर आईपीसी 166 कैपिटल ए एंड एज पर BNS 199 ऑफ BNS। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं, अब थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। इसका मेरे को सोल्यूशन कहीं मिलता नहीं है, बट मैं आपके लिए आया हूं। क्वेश्चन ये आता है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर दर्ज करा दे पुलिस वाले के पास जाके, या पुलिस वालों की जान, अगर ए नाम के व्यक्ति की पुलिस वाले से जान पहचान है और फोन लगाया, हाँ जी बी नाम के व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दो, पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज कर दी। इन शॉर्ट झूठी एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है, और पुलिस वालों ने भी अपनी झूठी एफआईआर दर्ज कर ली, और पुलिस वाले तो इनोसेंट बनेंगे कि हाँ भाई हमें तो पता ही नहीं था कि झूठी एफआईआर। बट क्वेश्चन ये आता है कि ए नाम के व्यक्ति ने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, तो ए नाम के व्यक्ति के ऊपर सजा तो कोई ना कोई होनी चाहिए, बट कहां मिलेगी? आईपीसी के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन था या नया डाला गया है
देखो इसका अगर मैं सेक्शन में 182 ऑफ द आईपीसी पढ़ूंगा, पहले क्या सजा हुआ करती थी, 6 महीने 1000 या फिर 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों आपको मिलेगा। अब जो है इन्होंने सेक्शन 217 है भारतीय न्याय संहिता, अब यहां पे सजा बढ़ा दी गई है। अब 1 साल की सजा, 10,000 या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों अब ये मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर दर्ज कराता है तो उसके ऊपर 217 भारतीय न्याय संहिता के तहत 1 साल की सजा या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों लगेगा ही लगेगा, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो मैं मजिस्ट्रेट साहब के पास 156(3) या 175(3) जो मैं मजिस्ट्रेट साहब के पास अपना फाइल करने जा रहा हूं एप्लीकेशन, किस लिए फाइल करने जा रहा हूं कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन ये आता है कि तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये इवोक किया जा सकता है एट पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। अब ये पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज ना आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता, मैं इसका मतलब समझा देता हूं, ठीक है। पहले एफआईआर हुई, ठीक है, एफआईआर होने के बाद पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वालों ने अपनी एक चार्जशीट बनाई। चार्जशीट बना के पुलिस वाले कहां लेके गए, मजिस्ट्रेट के पास लेके गए कि साहब हमारे मुताबिक ये केस है, इस बंदों ने अपना अपराध किया है वगैरह। अब मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट इसका कॉग्निजेंस ले लेंगे। कॉग्निजेंस अपराध का ले लिया, चार्जशीट के आधार पे कॉग्निजेंस ले लिया। अब यहां पे कॉग्निजेंस ले लिया, अब मजिस्ट्रेट जैसे फाइल पढ़ रहे थे मजिस्ट्रेट को लगा यार पुलिस वालों को ना थोड़ी और छानबीन करनी चाहिए, कि पुलिस वाले ने आधी छानबीन करी है, थोड़ी बहुत छानबीन करी है, थोड़ी और छानबीन कर लेंगे ना, इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तो बढ़िया प्रोग्राम हो जाएगा, बढ़िया केस मजिस्ट्रेट को समझ में आ जाएगा और ट्रायल इंक्वायरी ये सब बढ़िया तरीके से चलेंगी, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन ये आता है कि अब कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ने ले लिया है, तो ये कौन सी स्टेज आ गई, पोस्ट कॉग्निजेंस की स्टेज आ गई। तो क्वेश्चन ये आता है यहां पे 156(3) या 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या सीआरपीसी। अब ये इसका इस्तेमाल, इसका ऑर्डर मैजिस्ट्रेट जो है पुलिस वालों को इस स्टेज पे आके दे सकते हैं, यानी कि 156(3) या 175(3) मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेने के बाद अपना ऑर्डर पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये एक डाउट वाली सिचुएशन आती थी। अब एक जजमेंट है बहुत पुराना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, बहुत पुराना है, 1975 के अप्रोक्स है, ठीक है, रेवनप्पा ऐसे कुछ नाम है। तो उस जजमेंट में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 1970s के टाइम पे कि मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले जाने के बाद 156(3) या का इस्तेमाल या ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। ऐसा था कि मजिस्ट्रेट को अगर 156(3) का ऑर्डर देना है ना, तो वो कॉग्निजेंस लेने से पहले, कि जब चार्जशीट आई है ना, जब मजिस्ट्रेट साहब चार्जशीट पढ़ रहे हैं उसी टाइम 156(3) का ऑर्डर देंगे। अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है तब नहीं दे सकते। बट 2019 के अंदर ये बात को पलट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 2019 के अंदर इस बात को पलट दिया गया। अब केस का नाम क्या है, वीनू भाई हरि भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट। इस बात को पलट दिया गया। अब यहां पे बोल दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि मैजिस्ट्रेट साहब जो है 156(3) या 175(3) जो है अपना पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज के ऊपर भी इवोक कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। मैं एज अ मैजिस्ट्रेट हूं, मैंने कोई अपराध के चार्जशीट के आधार पे कॉग्निजेंस ले लिया है, तो मैं पुलिस वालों को ऑर्डर कर सकता हूं, पुलिस वालों थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, तब आगे की केस की प्रक्रिया हम आगे की बढ़ाएंगे, ठीक है। कॉग्निजेंस मैंने ले लिया है, ठीक है, बट पुलिस वालों थोड़ी और छानबीन करके लाओ, थोड़े और फैक्ट्स लेके आओ मेरे पास। तो ऐसा ऑर्डर किया जा सकता है, द आंसर इज यस, किया जा सकता है। तो वीनू भाई हरि भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये नए कानून के अंदर बात ऐड करी गई है, तो इसका आंसर है नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब अगर मेरे से एग्जाम के अंदर या मेरे एडवोकेसी के अंदर आएगा तो मेरे को ये जजमेंट रेफर करना पड़ेगा, ये जजमेंट मुझे याद करना पड़ेगा, और इसके बिना मेरा काम नहीं बनेगा। क्यों, अभी ऐड नहीं करा नए कानून के अंदर, हो सकता है आगे चल के अमेंडमेंट करके ऐड कर दे, वो बात की बात है, बट ये जजमेंट अपना इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में कि आखिरी क्वेश्चन है, हालांकि आखिरी क्वेश्चन है कि अब एफआईआर दर्ज हो गई है, अब कोर्ट के अंदर एफआईआर का क्या एविडेंसरी वैल्यू होती है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एफआईआर किसके आगे दर्ज करा रहे हो, पुलिस वाले के आगे। सारे बयान, सारी स्टेटमेंट, सारी की सारी मुंह से बोली हुई बातें, सारी की सारी लिखी हुई बातें किसके आगे बोल रहे हो, पुलिस के आगे बोल रहे हो। और जो पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग कहां पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, पुलिस वालों के आगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और एक बात हम बचपन से जानते हैं, मूवीज के थ्रू भी हमने ये बातें सुनी हुई है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान एडमिसिबल कोर्ट में नहीं होता है, कोर्ट में उस बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट यही बात बोलता है कि पुलिस वालों के आगे दिया गया बयान की वैल्यू कुछ नहीं होती है कोर्ट के नजर में।
क्योंकि कोर्ट मान के चलता है कि पुलिस ने मारपीट करके ऐसे बयान लिखवाए होंगे, रिकॉर्ड करे होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि एफआईआर भी तो यार हमने पुलिस वाले के सामने रिकॉर्ड करी है, पुलिस वाले ने ही खुद अपनी रिकॉर्ड करी है, तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी? सीधी सी बात है, कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती एफआईआर की। ये बात कौन से केस में बोली गई है? अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1966 सुप्रीम कोर्ट। ये बात भी क्या नए कानूनों में ऐड करी गई है? नहीं करी गई है। तो इसीलिए ये जजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर, इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि और किस जगहों पे एफआईआर की स्टेटमेंट्स को, एफआईआर के अंदर लिखी हुई बातों को हम इस्तेमाल में कर सकते हैं। दो जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए और कोरैबोरेशन करते हुए। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यह होता है कि मैंने पुलिस वालों को बोला, पुलिस वालों के सामने बोला कि पुलिस वाले साहब मैंने ए नाम के व्यक्ति को देखा था मर्डर करते हुए, वही चाकू मार के भागा है। मैंने ये स्टेटमेंट पुलिस वाले के आगे दी। अब पुलिस वालों ने क्या कहा? चलो ठीक है, चलो पुलिस वालों की तो खुशी हो गई, हाँ हमको तो एक विटनेस मिल गया। अब मैं गया कोर्ट के सामने, मैं मजिस्ट्रेट साहब ने मुझसे पूछा कि हाँ क्या तुमने ए नाम के व्यक्ति को चाकू मारते हुए देखा? मैंने कोर्ट में बोल दिया नहीं जज साहब, ए नाम का व्यक्ति तो बहुत शरीफ आदमी है, ए नाम के व्यक्ति ने तो कुछ करा ही नहीं है, ए नाम का व्यक्ति तो बहुत शरीफ आदमी है। तो मैंने झूठ बोल, मतलब मैंने दो अलग अलग बातें बोली है, पुलिस वालों के आगे अलग बोला है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने अलग बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मैं अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, मैं कोई भी सीधी बात नहीं बोल रहा, कभी किसी को कुछ बोल रहा हूं, कभी किसी को एक जगह बोल रहा हूं कि ए नाम के व्यक्ति को मैं नहीं देखा, एक जगह बोल रहा हूं मैंने ए नाम के व्यक्ति को नहीं देखा, तो मेरी बात में दम नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है मेरी बात। तो क्या एफआईआर की जो स्टेटमेंट है इसको कॉन्ट्राडिक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है? यस, ये बात भी इसी केस में बोली गई थी। तो अगर मैं कॉन्ट्राडिक्शन की बात करूं तो 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये रटा हुआ है। अब थोड़ा सा 3 सेक्शन आगे आ जाओगे, 148 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, अब कोरैबोरेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यस कर सकते हो। 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, थोड़ा सा 3 सेक्शन आगे आ जाओ, 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब कोरैबोरेशन का मतलब क्या होता है? मैंने जैसे पुलिस वाले के आगे बोला कि हाँ ए नाम के व्यक्ति को ही मैं नहीं देखा है, ए नाम के व्यक्ति ने मर्डर करा है, वही चाकू मार के भागा था। अब मेरे को मजिस्ट्रेट के आगे पेश करा गया, मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा कि क्या तुमने ए नाम के व्यक्ति को मर्डर चाकू मारते हुए देखा? मैंने बोला हाँ जी जज साहब, मैं नहीं देखा है और ए नाम के व्यक्ति ने ही मर्डर करा है। तो यानी कि मेरी बात में दम है, मैं कोरैबोरेट हो रही है मेरी बात कि एफआईआर में भी यही बात लिखी है और मजिस्ट्रेट साहब के सामने यही बात बोली जा रही है, तो कोरैबोरेशन हो रहा है, बात में दम है बंदे की। ठीक है, इसको बोलते हैं कोरैबोरेशन एज पर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और 160 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये बातों की अगर जानकारी आपको है तो आप नए कानून के अंदर एफआईआर के रिगार्डिंग, नए कानून में एक बेहतर वकालत के अंदर आप लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकते हो और पुलिस वालों को अपना अच्छे से काम करवा सकते हो। एज अ लॉ स्टूडेंट एक अच्छे आपको जानकारी नए कानूनों को लेकर मिली होगी। एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट आपके लिए माइंडसेट आपका क्लियर हो गया होगा कि नए कानून के अंदर मेरे को टॉपिक आगे चल के आगे अदर टॉपिक्स को किस लहजे में पढ़ना है, कौन कौन से जजमेंट को मेरे को पढ़ना पड़ेगा रेफरेंस के तौर पे, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट बनाए थे वो नए कानून में ऐड कर दिए तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को मेरे को जजमेंट को एज सच रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं करे उन जजमेंट्स को मेरे को रेफर करने की जरूरत है, काम खत्म। तो अभी हमने क्या पढ़ा? 173 के अंदर हमने एफआईआर का टॉपिक पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक वाली है तो 3 दिन के अंदर और अगर थोड़ी अपनी मन की संतुष्टि करनी है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके तो 14 दिन का टाइम पीरियड है और कुछ ऐड ही नहीं करा हुआ, बात ही खत्म। जो पहले था वो अब भी है, पहले भी था कि जो अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करते पुलिस वाले तो 166 ए, अब 199 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, और अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराता है 182 ऑफ आईपीसी, अब अपना उसको 217 के अंदर ऐड कर दिया गया है 217 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो पहले हमारी 6 महीने थी, अब 1 साल है। तो ये छोटे मोटे चेंजेस हैं, तो आपकी लाइफ इसमें इजी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और आप इस चीज का भी गौर करिएगा, हमारे जो है नए नए जुडिशरी बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। अभी 12 या 13 जुलाई से हम जो एक नया बैच लेकर आ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पूरा कंप्लीट बैच विद लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, विद लेटेस्ट केस लॉज, सारी चीज उसमें कवर अप होंगी। और मंथ के एंड में हम जो है नए कानून का भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच लेकर आएंगे, उसमें कंप्लीट डिटेल्स आपको पूरा का पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया वाला कानून आया है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कानून आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पॉइंट टू पॉइंटर्स के तौर पे समझ में आया है और इजी लगा है, केस लॉज के साथ साथ मैं आपको एक एक पॉइंट पे केस लॉ को समझा देता हूं जिससे बच्चों को याद रहेगा, तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर आपको लिखने में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आपको पोस्टर नजर आ रहा होगा और ये हमारा लोगो भी है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करनी है, सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। गूगल पे टाइप कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर टाइप कर सकते हो। आईफोन यूजर्स हैं वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख लीजिएगा कि उनको एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें। सिंपल मेथड है, लिंक नीचे मेंशन है, उस पर क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगी एप्लीकेशन। तो ये सब आप प्रोसेस कर लेते हो तो आपको बैचेस भी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिलते हैं, सारे के सारे कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज और पूरा का पूरा आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें जब तक आप परफेक्ट नहीं होगे मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।